हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 3 में व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सब कुछ जानेंगे, ठीक है? चलो शुरू कर दे। सोचिए, हर देश की एक रूल बुक होती है ना। एक गाइड जो बताती है कि सब कुछ कैसे चलेगा। पर कुछ रूल बुक्स, खैर, वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लंबे, सबसे बड़े लिखित संविधान की। जी हाँ, भारत के संविधान की। देखते हैं कि ये इतना विशाल क्यों और कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में जो पहली चीज किसी को भी हैरान करती है वो है इसका साइज। सच में, इसके आलोचक तो इसे एलिफेंटाइन यानी हाथी जैसा भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई मजाक नहीं है। इस बात को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। एक तरफ है अमेरिका का संविधान, दुनिया के सबसे पुराने संविधानों में से एक, और इसमें है सिर्फ 7 आर्टिकल्स, सिर्फ 7। और दूसरी तरफ जब भारत का संविधान 1949 में अपनाया गया तो उसमें थे पूरे 395 आर्टिकल्स। आप देख रहे हैं फर्क? यहीं से तो कहानी शुरू होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इतने सालों में इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स यानी संशोधन हुए हैं कि आज आर्टिकल्स की संख्या बढ़कर करीब करीब 470 हो गई है। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो देश के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा है क्यों? खैर, इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो भारत खुद इतना विशाल और डाइवर्स है, मतलब हर तरह के लोग, हर तरह की संस्कृति। दूसरा, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, वो खुद ही बहुत बड़ा था। तीसरा, ये एक ही संविधान सेंटर और सभी राज्यों दोनों के लिए है, अलग अलग नहीं। और चौथा, संविधान सभा में ज्यादातर लोग कानून के बड़े बड़े जानकार थे और उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज को बहुत डिटेल में लिखना जरूरी समझा। ठीक है, तो साइज की बात तो हो गई, लेकिन अब इसके साइज से आगे बढ़कर इसकी आत्मा को समझते हैं। ये सिर्फ पन्नों का अंबार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक नए देश के लिए एक बहुत सोचा समझा ब्लूप्रिंट था, भविष्य का एक रोड मैप। संविधान के जो चीफ आर्किटेक्ट थे, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, उन्होंने बड़ी मजबूत बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया के जाने माने सभी संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है। मतलब ये कोई ब्लाइंड कॉपी पेस्ट का मामला नहीं था। ये तो दुनिया भर से जो सबसे अच्छे आइडियाज थे उन्हें सोच समझकर एक जगह लाने की कोशिश थी। मिसाल के तौर पर फंडामेंटल राइट्स का आइडिया अमेरिका से लिया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ढांचा ब्रिटेन से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। लेकिन यहाँ कैच ये है कि हर आइडिया को उठाकर वैसे का वैसा नहीं रख दिया। नहीं, उसे भारत की अपनी जरूरतें, यहाँ के समाज के हिसाब से बदला गया, ढाला गया। और इसी सोच ने एक कमाल का बैलेंस भी बनाया। देखिए, भारत का संविधान न तो अमेरिका की तरह एकदम रिजिड है, मतलब जिसे बदलना लगभग नामुमकिन हो, और न ही ब्रिटेन की तरह एकदम फ्लेक्सिबल कि जब मर्जी बदल दिया। नहीं, ये इन दोनों का एक बड़ा ही यूनिक ब्लेंड है। अब सवाल है कि ये बैलेंस काम कैसे करता है? आसान है। संविधान के कुछ हिस्से जो बहुत ही फंडामेंटल हैं, उन्हें बदलने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, बहुत मुश्किल। लेकिन कुछ दूसरी चीजें हैं जिन्हें एक सिंपल मेजॉरिटी से ही बदला जा सकता है, जैसे कोई आम कानून बनता है। तो एक तरफ मजबूती भी है और दूसरी तरफ वक्त के साथ बदलने की गुंजाइश भी। इस ब्लूप्रिंट की कुछ और खास बातें भी हैं, जैसे यहाँ फेडरल सिस्टम तो है, पर थोड़ा यूनिटरी बायस के साथ, मतलब केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है। फिर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश मॉडल पर है। एक सेक्युलर स्टेट, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, वो सबके लिए बराबर है। और हाँ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है, बिना किसी भेदभाव के। ये सब चीजें भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर कोई इस डिजाइन से खुश नहीं था। इतनी सारी अच्छे बातों के बावजूद संविधान की आलोचना भी जबरदस्त हुई। क्रिटिसिज्म्स बहुत तीखे थे, और सबसे बड़ा आरोप क्या था? यही कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो बस एक कॉपी है। इसे कहा गया अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, मतलब उधार का एक थैला। आलोचकों का कहना था कि भाई इसमें अपना क्या है, कुछ भी तो ओरिजिनल नहीं है, ये तो बस अलग अलग देशों के संविधानों से चीजें उठाकर एक जगह जमा कर दी गई हैं। यहाँ तक कि इसे खिचड़ी संविधान तक कहा गया। ये इल्जाम था कि इसमें अलग अलग, बल्कि कभी कभी एक दूसरे के उल्टे आइडियाज को बिना सोचे समझे मिला दिया गया है। एक ऐसी खिचड़ी जिसमें कोई तालमेल ही नहीं है।
और शायद सबसे चुभने वाला आरोप ये था कि ये तो 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी है, यानी जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, बस उसी को नए नाम से पेश कर दिया गया। और इसने भारत को ब्रिटिश राज की परछाई से आज़ादी नहीं किया। इस पूरी भावना को के हनुमंतैया की एक बात बहुत अच्छे से समझाती है। उन्होंने कहा, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, पर हमें मिला एक इंग्लिश बैंड का संगीत। उनका मतलब साफ था कि ये संविधान अन इंडियन है, इसमें भारत की अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं है। और फिर सर आइवर जेनिंग्स ने तो इसे वकीलों का स्वर्ग ही कह दिया। उनका मानना था कि इसकी भाषा इतनी मुश्किल और लीगलिस्टिक है कि आम आदमी तो उसे समझ ही नहीं सकता। इसका फायदा सिर्फ वकीलों को होगा और मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अब इतनी सारी आलोचनाओं के जवाब भी तो दिए गए होंगे, है ना? बिल्कुल। संविधान बनाने वालों ने, खासकर डॉक्टर अंबेडकर ने, इन सभी आरोपों का बहुत ही मजबूती से और तर्क के साथ जवाब दिया। तो चलिए अब उनका पक्ष भी सुनते हैं। तो पहला इल्जाम क्या था? कि ये दूसरे संविधानों की बस एक अंधी नकल है। इस पर डॉक्टर अंबेडकर का जवाब बहुत साफ था। उन्होंने कहा, इसमें नई चीजें सिर्फ वो बदलाव हैं जो दूसरे संविधानों की गलतियों को दूर करने और इसे अपने देश की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए किए गए हैं। मतलब पॉइंट ये नहीं था कि आइडिया कहां से लिया गया, पॉइंट ये था कि उसे भारत के लिए वर्केबल कैसे बनाया गया। ठीक है, अब दूसरा बड़ा इल्जाम कि ये 1935 एक्ट की चोरी है, प्लेजियरिज्म है। इस पर डॉक्टर अंबेडकर का जवाब तो और भी जबरदस्त था। उन्होंने कहा, उधार लेने में शर्म की कोई बात नहीं है, ये कोई चोरी नहीं है। संविधान के जो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं, उन पर किसी का कोई पेटेंट नहीं होता। उनका तर्क सीधा था, शासन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, वो तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसे ही होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि यह संविधान कभी भी एक पत्थर की लकीर बनने के लिए नहीं लिखा गया था। इसे एक लिविंग ब्रीदिंग टेक्स्ट के तौर पर डिजाइन किया गया था। एक ऐसा ढांचा जो मजबूत भी हो और वक्त के साथ खुद को बदल भी सके। और इसकी जिंदादिली का सबसे बड़ा सबूत इसकी अपनी यात्रा है। देखिए, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी, जिसका मतलब था कि संविधान की कुछ बुनियादी चीजों को संसद भी नहीं बदल सकती। फिर 1976 में आया 42वां संशोधन, जिसने बड़े बड़े बदलाव किए। और आज 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये दस्तावेज वक्त के साथ सांस लेता है, खुद को बदलता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। किसी संविधान की असली कीमत किस में है? उसकी ओरिजिनलिटी में, इस बात में कि वो कितना नया है, या फिर इस बात में कि वो अपने लोगों के लिए कितना अच्छा काम करता है, उनकी ज़रूरतों को कितना पूरा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विशाल ब्लूप्रिंट के केंद्र में है।